डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड को क्रेमर्स रूल भी कहा जाता है। क्रेमर्स रूल क्यों कहा जाता है इसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्रेमर्स रूल इसे कहा जाता है क्योंकि गैब्रियल क्रेमर नाम के स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट में इस मेथड का इन्वेंशन किया था। ओके, तो वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 18 साल की उम्र में मैथ सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर लिया था। तो ये उनकी देन है कि हम इजी वे में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम डिटरमिनेंट मेथड देखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका रिलेशन हमें आगे की क्लास में किस तरह मिलेगा। तो डिटरमिनेंट हम किसे कहेंगे, तो डिटरमिनेंट हम कहेंगे जब इस तरह, यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ की है, उसमें ए बी सी डी ऐसे 4 अल्फाबेट्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें अल्फाबेट कंसीडर मत कीजिए, यहाँ पर ऐसा समझिए कि ये नंबर्स है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट ए बी सी एंड डी आर नंबर्स। यहाँ पर हम ए बी सी डी इन अल्फाबेट्स को नंबर कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, नंबर्स। ओके, तो जब भी हम इस तरह दो लाइन के बीच में या फिर एक स्क्वायर बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट जिस तरह हम लिखते हैं, उस टाइप में जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं उसे कहा जाता है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का रिलेशन आपको मिलेगा 11th में, जब आप साइंस फैकल्टी में जाओगे तो मैट्रिक्स चैप्टर जो है उस चैप्टर में इसका सबसे बड़ा रिलेशन है। वहां पर आपको उसका डिटेल नॉलेज मिलेगा। 10th क्लास में सिर्फ इस पर एक प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आगे की क्लासेस में इस पर पूरा एक चैप्टर है और बाकी कुछ चैप्टर भी इस पर बेस्ड है। ओके, तो डिटरमिनेंट यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये डिटरमिनेंट है ऑर्डर ऑफ 2। इट्स कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 2। क्यों ऑर्डर ऑफ 2? क्यों इसे ऑर्डर ऑफ 2 कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मीन जब नंबर एक के बाद एक लिखे जाते हैं उसे हम रो कहते हैं, और जब नंबर एक के नीचे एक इस तरह लिखे जाते हैं तो उसे कॉलम कहते हैं। सारी भाषा में बोला जाए तो रो यानी आड़ी लाइन और कॉलम यानी खड़ी लाइन। इससे आपको इजीली समझ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि दो कॉलम और दो रो, इसीलिए इसे हम ऑर्डर ऑफ 2 कहेंगे। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट 1.3 में से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे कि इसे किस तरह हमें सॉल्व करना। स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 में से सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अब हम डिटरमिनेंट मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन दो नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब 5 into 0 और -7 into 3 इनका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो उसे मल्टीप्लाई करते वक्त हमें किस तरह लिखना है, इस तरह राउंड ब्रैकेट में हमें उसे लिखना है 5 into 0 माइनस, क्या करना है, माइनस करना है 3 into -7, 5 into 0 0 माइनस 3 into 7, 7 3 जा 21, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आएगा -21। लेकिन 0 यहाँ पर वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो ये होगा 0 + 21। ओके, तो यहाँ पर 0 + 21 यानी आंसर आएगा 21। तो इस तरह हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो हमें डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिया जाता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है, हमें जो नंबर दिए हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में उसे अलग अलग ब्रैकेट में लिखना है और
दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो 5 into 0 0, माइनस साइन नेगेटिव, 3 into 7 ये नेगेटिव 7 है, इसलिए आंसर भी आएगा नेगेटिव 21। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 21, 0 प्लस 21 इट मीन 21। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद का एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, जिससे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल नॉलेज इस बारे में मिल जाए। तो ये है सेकंड क्वेश्चन में से थर्ड क्वेश्चन। अभी यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर और सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यानी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इससे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इससे। तो अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रॉस, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन नंबर्स को, तो यहाँ पर किसी से किसी को डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 7, 3 2 6, ओके। ये रहा माइनस साइन यहाँ पर देखिए 3 1 3 ये कट जाएगा, ओके। और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5 और 2 यानी कि 5/2। तो यहाँ अब हमें फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। 7/6 में से हमें 5/2 माइनस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम फ्रैक्शन नंबर को माइनस करते हैं तो हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 7 इन्हें अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड। तो 7 into 2 minus 5 into 6 upon 6 into 2. 7 2 are 14, 5 6 are 30, 6 2 are 12, 30 minus 14, 14 minus 30, यानी कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, इसका मतलब आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो ये आएगा -16/12। तो यहाँ हमारा आंसर आया है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे नंबर है जिसे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता, डिवाइड हो सकता है। तो वो नंबर कौन सा है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों भी नंबर हमें मिल जाएंगे? तो वो है 4 3 12 एंड 4 4 16। तो यहाँ पर 4 से हमने 12 को डिवाइड किया, 4 से हमने 16 को डिवाइड किया, तो आ गया है 4 और यहाँ आ गया है 3। तो हमारा फाइनल आंसर है -4/3। आपको शायद पता ना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, स्टडी कीजिए, डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। अब यहाँ पर हम क्रेमर्स रूल से इसे सॉल्व करेंगे। तो किस तरह क्रेमर्स रूल क्या है और किस तरह उसे सॉल्व करना पड़ता है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन, तो उसे हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो उसे हम नंबरिंग कर लेंगे। 3x - 4y = 10, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में 4x + 3y = 5, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस 1.3 में से थर्ड क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा वो सीधा सीधा बोला जाएगा कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। तब हमें इस मेथड का यूज करके सॉल्व करना है, जो अभी हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है आपको कि दिए हुए दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखा था सबसे पहले वीडियो में, ओके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि वो
जनरल फॉर्म में है या नहीं। और जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या है, ax plus by equals to c, ax plus by equals to c। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसे जनरल फॉर्म में हमें स्टेबल करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है। जो क्वेश्चन जो इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में नहीं दिए होंगे हमें उन्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें लिखना पड़ेगा एक सेंटेंस, कंपेयर द इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ax plus by equals to c। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है और हमें दोनों इक्वेशन को एक एक करके जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते वक्त सबसे पहले इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे। तो ये 3x यानी इसकी जगह आएगा, ये -4y इसकी जगह आएगा और ये 10 इसकी जगह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, वो ये है कि दो इक्वेशन होने की वजह से हमें इस जनरल फॉर्म को नंबर कर लिखना है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको इजी करके बताता हूँ। यहाँ पर इसे मैं लिखूंगा a1, a ये कोएफिशिएंट यानी कि पहले इक्वेशन का पहला नंबर इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू यानी b जनरल फॉर्म का b यानी कोएफिशिएंट सेकंड, y का कोई यहाँ का y का कोएफिशिएंट -4। अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको नेगेटिव साइन भी लगाना है, पॉजिटिव नंबर है तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में c1, ये c की जगह हम लिखे यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें इसे इसी तरह नंबरिंग करना है, सिर्फ a1 की जगह हम लिखेंगे a2, b1 की जगह लिखेंगे हम b2 और c1 की जगह लिखेंगे हम c2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने इसे कंपेयर कर लिया है दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म से। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, कंपेयर करते वक्त पहला इक्वेशन जो होगा उसके कोएफिशिएंट्स को हमें a1, b1, c1 इस तरह लिखना है और सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को हमें a2, b2, c2 इस तरह लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर चुके हैं। तो कंपेयर करने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें d यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए हमें इन नंबर्स में से, यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास में 6 नंबर है, तो इन में से कौन से नंबर हमें लेना है वो हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ d यानी कि डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें इसमें से कौन सा नंबर लेना है वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू a1, a2, b1, b2, ठीक है। a1, a2, b1, b2 इस तरह हमें लिखना है। अब a1 की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ लिखना है। a1 की वैल्यू है हमारी 3, a2 की वैल्यू है हमारी 4, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है 3। अब इसके पहले क्वेश्चंस में जो हमने इस तरह डिटरमिनेंट सॉल्व किया था उसी तरह इसे भी हमें सॉल्व करना है। क्या किया था हमने, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और बाद में सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 3 का इस 3 से और इस -4 का इस 4 से। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 3 into 3 minus 4 into -4 into 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो ये आएगा -16। 9 एज इट इज हम लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस
तो ये हो गया पॉजिटिव 16, 16 प्लस 9 ये हो गया 25। तो हमारे d की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है, तो इसी तरह अब हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में dx यानी डिटरमिनेंट ऑफ x वेरिएबल एंड उसके बाद में dy यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ y वेरिएबल उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए इसमें से हमें कौन सी नंबर चूज करनी है, अब हम कैलकुलेट करेंगे dx यानी डिटरमिनेंट ऑफ x। तो डिटरमिनेंट ऑफ x के लिए अब पहले हमें d यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए a1 a2 b1 b2 यूज किया। उसी तरह हमें dx की वैल्यू निकालने के लिए आगे के दो नंबर आगे के जो है b1 b2 c1 c2 वो यूज करना है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान देनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ x यानी कि dx निकालते वक्त c1 c2 b1 b2 इस तरह इसे लिखना है, यानी कि आपको c1 और c2 की वैल्यू पहले लिखना है और b1 और b2 की वैल्यू बाद में लिखना है। ये इस क्रेमर्स रूल की मेथड है, इसी तरह इसे लिखना है, इस मेथड से ही इसे लिखना है। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू हम लिखेंगे, हमारे पास c1 की वैल्यू है 10, c2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हम ऐसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 3 -4 into 5 -4 into 5 10 3 30 माइनस ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ पर रहेगा, -4 into 5 4 5 20 तो ये आएगा -20। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि ये नेगेटिव है, ये भी माइनस साइन है और ये भी नेगेटिव नंबर है, माइनस माइनस प्लस, तो 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। तो dx यानी डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू हमारे पास में 50 आ चुकी है। अब इसी तरह हम dy यानी डिटरमिनेंट ऑफ y वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि dy यानी डिटरमिनेंट ऑफ y की वैल्यू हमें किस तरह कैलकुलेट करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ y यानी dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें a1 a2 और c1 c2 इनकी जरूरत नहीं, वो वैल्यूज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है यहाँ पर 3, a2 की वैल्यू है यहाँ पर 4, c1 की वैल्यू है यहाँ पर 10, c2 की वैल्यू है यहाँ पर 5। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, 3 into 5 minus 10 into 4, 3 into 5 3 by the 50 minus 10 into 4 10 4 the 40। तो यहाँ पर हमने d यानी डिटरमिनेंट, उसके बाद dx यानी डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल x एंड डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल y इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमने डिटरमिनेंट ऑफ x एंड डिटरमिनेंट ऑफ y निकाला है, लेकिन हमारी x और y वेरिएबल्स की वैल्यू अब तक हमने कैलकुलेट की नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह हमें dx और dy से x और y की वैल्यू। चलिए अब हम आगे देखते हैं किस तरह हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, so therefore by Cramer's rule, so therefore x is equals to dx upon d यानी डिटरमिनेंट ऑफ x यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू को हमें डिवाइड करना है d यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू से। तो डिटरमिनेंट ऑफ x जो हमारा था वो आया था 50, कितना आया था 50, और d हमारा आया था 25। तो 50 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है आंसर आएगा 2, 25 1 25, 25 2 50। तो यहाँ डिवाइड करने पर हमें x की वैल्यू मिली है 2। इसी तरह हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, हम डिटरमिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू लिखेंगे करेंगे
तो अब हम यहाँ करेंगे dy अपॉन d इज इक्वल टू -25 अपॉन 25। तो यहाँ 25 को ही 25 से डिवाइड करना है, जो कि हमारे लिए बहुत इजी है। 25 बन 25, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर -1, क्योंकि यहाँ पर 25 के साथ में नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा आंसर हमारा -1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1। और लास्ट में हम सेंटेंस लिखकर इसे कंप्लीट करेंगे। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y is equals to 2, -1। इस तरह हमारा क्रेमर्स रूल से लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, जो कि बहुत इजी मेथड है, स्कोरिंग मेथड है। और इस पर अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो मैं तो कहूँगा आप ऑप्शन में अगर हो तो इसे प्रिफर जरूर करें, क्योंकि ये सॉल्व करने में बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे कमेंट कर कभी भी पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 में से थर्ड क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी है 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन हमारे ax + by = c इस जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे पहले यहाँ पर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए किस तरह, यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 4x + 3y = -4 = 0। तो यहाँ पर -4 हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर -4 जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर दिया है 0, यानी 0 + 4, तो क्या होगा ओनली 4। तो मैं इसे लिखूंगा 4x + 3y = 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी हम लिखेंगे 6x = 8 - 5y। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर जो 8 है वो राइट हैंड साइड में ही चाहिए, लेकिन ये 5y हमें लेफ्ट हैंड साइड में 6x की तरफ चाहिए। तो यहाँ पर 5y के आगे नेगेटिव साइन यानी माइनस साइन दिया है, तो जब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड यानी इस तरफ लेकर आएंगे तो वो जाएगा पॉजिटिव, इसमें जाएगा पॉजिटिव में। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो देयरफॉर 6x + 5y = 8। ये हो गया है हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब हमें हमारा सेंटेंस लिखना है। तो देयरफॉर कंपेयर द इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ax + by = c। ax + by = c। यहाँ पर हमने इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए लिख लिया है। अब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू, उसके कोएफिशिएंट हमें a1 b1 c1 इस तरह लिख रहे हैं, और जो सेकंड इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमें a2 b2 c2 इस तरह लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे सो देयरफॉर a1 = वैल्यू 4, b1 = 3 and c1 = 4। उसी तरह सेकंड इक्वेशन से a2 = 6, b2 = 5, c2 = 8। यहाँ पर मैंने अब कंपेयर करके दोनों इक्वेशन की वैल्यू लिख ली है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट यानी डी की। यहाँ मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। ध्यान रखिए, आपको जब डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको A1 A2 B1 B2 इनकी वैल्यू लेनी है। ओके, तो A1 की वैल्यू है हमारे पास में 4, A2 की वैल्यू है हमारे पास में 6, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की 5। अब यहाँ हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारी डी यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, वो है 2। ओके, तो इसी तरह अब हम निकालेंगे डीएक्स। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात फिर से ध्यान दीजिए कि हम अब डीएक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो डीएक्स की वैल्यू निकालते वक्त मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, हमें कौन से वैल्यू की जरूरत है, b1 b2 c1 c2। कौन सी b1 b2 c1 c2। तो b1 b2 और c1 c2 तो हम लेंगे, लेकिन उसे लिखते वक्त हमें c1 c2 की वैल्यू पहले लिखना है। ये बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, ये हमेशा ध्यान में रखना है क्रेमर्स रूल में कि जब भी हम डीएक्स यानी डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इसकी जगह अगर दूसरा वेरिएबल एम एन पी क्यू दिया हो तो पहले वेरिएबल जो पहला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त c1 c2 b1 b2 इस तरह यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ अगर डीएक्स एक्स की जगह एम हो पी हो तो भी आपको इसी तरह इसे लिखना है। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू है हमारे पास में 4, c2 की वैल्यू है 8, उसके बाद में b1 की 3 और b2 की 5। तो यहाँ पर अब हम फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 5 20 माइनस 3 8 24। अब हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम वैल्यू कैलकुलेट इसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करेंगे dy यानी डिटरमिनेंट ऑफ y। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं, dy यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है वैल्यूज a1 a2 और c1 c2। किसकी a1 a2 और c1 c2। और ध्यान दीजिएगा इसे लिखते वक्त ऐसे ही लिखना है, पहले a1 a2 बाद में c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2। तो a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 8 minus 4 into 6, 4 is the 32 minus 4 is the 24। अब हम इसे माइनस करेंगे, 32 minus 24 यानी कि आंसर आएगा 8। तो यहाँ पर हमें d, dx और dy इन तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लास्ट हमारे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और वेरिएबल ऑफ x की वैल्यू और वेरिएबल ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ अब हम लास्ट स्टेप में बढ़ते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा बाय क्रेमर्स रूल। So therefore x is equal to dx upon d is equal to dx की वैल्यू थी हमारी 4 और d की वैल्यू थी 2। अब 4 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 1 2 2 2 4।
तो यहाँ पर आएगा आंसर -2। ठीक है, उसके बाद में इसी तरह y की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे dy अपॉन d इज इक्वल टू 8/2। 8/2 dy की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2। तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 यानी यहाँ पर y की वैल्यू हमारी आएगी 4। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4। लास्ट हमारा सेंटेंस लिखकर इसे कंप्लीट कर लीजिए। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन equation is x, y is equals to -2, 4। तो इस तरह हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। नंबर 4, तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिए है। तो इसे हम सीधा सीधा नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा 6x - 4y इज इक्वल्स टू 12 -12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अब हमें इसे कंपेयर करना है हमारे जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे so therefore compare the equation with general form ax plus by equals to c. Compare the equation with general form ax plus by equals to c. कंपेयर करते वक्त मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हमें वन फॉर्म a1 b1 c1 और जो सेकंड इक्वेशन है उसे हमें a2 b2 c2 इस तरह लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a1 इज इक्वल टू 6 फर्स्ट कोएफिशिएंट और फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट वेरिएबल, b1 इज इक्वल टू -4y, क्योंकि यहाँ जो सेकंड इक्वेशन है सेकंड वेरिएबल है y, उसका कोएफिशिएंट 4 है लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर आएगा -4। उसी तरह c1 की वैल्यू हमें दी है -12 यानी नेगेटिव 12। तो उसके बाद में हम सेकंड इक्वेशन के लिए उसी तरह लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन की वैल्यू को कंपेयर करके लिख लिया है। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे d की। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। अब हम वैल्यूज लिखेंगे a1 यानी कि 6, a2 यानी कि 8, b1 यानी कि -4 और b2 यानी कि -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 into -3 -4 into 8, 6 3 जा 18, यह आएगा -18 क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव 3 दिया है, -4 into 8, 8 4 जा 32, तो यह आएगा -32। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है नेगेटिविटी उसी तरह रहेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे +32। तो यहाँ ध्यान दीजिए -18 + 32 आंसर आएगा 14। तो हमारे डी यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू है 14। तो इसी तरह अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे df और dy। तो अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे dx की। तो dx की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त मैंने आपको बताया था
पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हमने a1 a2 b1 b2 यूज किया था। अब हमें अगर dx की वैल्यू निकालना है तो b1 b2 और c1 c2 इनका यूज करना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान यहाँ देना है कि c1 c2 की वैल्यू हमें पहले लिखनी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा c1 c2 b1 b2 is equals to -12 -2 -4 -3। ओके, तो यहाँ पर -12 इंटू -3 ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। -12 इंटू -3 माइनस -4 इंटू -2 12 3 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 36, ये माइनस साइन आइडेंटिटी रहेगा। माइनस माइनस प्लस 4 2 8 36 माइनस 8 तो हमारा आंसर आएगा 28। तो यहाँ पर हमने dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं d/2 dy इज इक्वल टू, तो dy की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरी है a1 a2 और c1 c2। यहाँ ध्यान रखिए कि मैं आपको समझाने के लिए यानी बॉक्स और सर्कल में डार्क करके दिखा रहा हूँ या फिर कलर मार्कर से यूज करके आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। आपको इस तरह सॉल्व करते वक्त करना नहीं है, आपको सीधे सीधे वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पर d1 के लिए a1 a2 c1 c2, a1 की वैल्यू है 6, a2 की 8, c1 की -12 और c2 की -2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -2 का होगा, उसके बाद में -12 इंटू 8 का होगा। 6 2 12 होगा -12 माइनस ये वाला साइन यहाँ पर और -12 8 96, ये माइनस है तो ये भी -96 ही आएगा। तो यहाँ रहने दीजिए माइनस माइनस प्लस तो -12 प्लस 96, तो 9 प्लस माइनस 96 पॉजिटिव है और ये 12 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस यानी आंसर आएगा हमारा +84। क्या आएगा? +84। तो dx dy तीनों वैल्यू कैलकुलेट हो चुके हैं। अब फाइनल हमारा x और y की वैल्यू कैलकुलेट। तो यहाँ मैं लिखूंगा x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू थी हमारी 28 और d की वैल्यू थी हमारी 14। तो 28 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। 41 41 41 2 28। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। उसी तरह y is equal to dy upon d। dy की वैल्यू थी हमारी 84 अपॉन d यानी 14 से हम 84 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी 6। 14 6 84। सो देयरफॉर y is equal to 6। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सेंटेंस लिखिए और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन of the equation is x, y is equal to 2, 6। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट जनरल फॉर्म में दिया हुआ है बट इक्वेशन सेकंड जनरल फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, तो उसे हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा इस इक्वेशन को 2x + 3y = 2 और इसे नंबर दे दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह x - y/2 = 1/2। तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसे पहले जनरल फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड। मल्टीप्लाई by 2 to both sides।
यहाँ पर 2 into x minus 2 into y upon 2 equals to 2 into 1 upon 2. ठीक है, तो 2 into x 2x 2 1 2 कट बचा सिर्फ माइनस y 2 1 2 बचा सिर्फ 1. तो ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन. ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिए हैं. अब हमें इसे कंपेयर करना है और कंपेयर कर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज लिखना है. हमने लिख लिया है. उसके बाद में हम लिखेंगे a1 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट के फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल टू 2 b1 3 c1 2. उसके बाद में यहाँ देखना है हमें, जिससे हमने सेकंड इक्वेशन कहा है तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है. तो a2 की वैल्यू होगी हमारे लिए 2, b2 यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर b2 यानी सेकंड इक्वेशन के सेकंड वेरिएबल में यहाँ पर y है जो उसके साथ में कोई भी कोएफिशिएंट दिया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1, तो सबका वाली 1. इस तरह मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ ध्यान रखने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं है यानी सबका वाली 1. तो यहाँ हम लिखेंगे इसे 1, लेकिन यहाँ उसके आगे नेगेटिव साइन है तो ये आएगा -1. और उसके बाद में C2, उसके बाद में आएगा C2 यानी कि हमारे लिए लास्ट है 1. इस तरह से इक्वेशंस में कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 d2 की वैल्यू मिली है. अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर मैंने फिर से अपर साइड यहाँ पर मैंने फिर से वैल्यू दी है. अब हम सॉल्व करेंगे डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है हमें यूज करना है a1 a2 b1 b2. उसके बाद में a1 की वैल्यू है हमारे पास में 2, a2 की भी वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -1. तो यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into -1 minus 3 into 2. यहाँ पर 2 1 2 प्लस माइनस ये आएगा -2. उसके बाद में नेगेटिव साइन ये वाला माइनस साइन जैसे कि वैसे ही रहेगा. 3 2 6 माइनस प्लस -8. ओके, तो यहाँ पर d की वैल्यू आ चुकी है. उसके बाद हम निकालेंगे dx. उसके लिए हम लेते हैं c1 c2 d1 d2. c1 2 c2 1 d1 3 d2 -1. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 into -1 minus 3 into 1 2 1 2 -2 minus 3 1 3 minus प्लस तो ये हो जाएगा -5. उसके बाद इसी तरह dy की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं a1 a2 c1 c2. a1 2 a2 2 c1 2 c1 1 c2 a1 2 a2 2 c1 b2 और c2 1. क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 into 1 minus 2 into 2. 2 1 2 minus 2 1 2 2 4. 2 minus 4 ये आएगा -2. तो यहाँ पर इस तरह हमने d of x और d of y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है. अब हमें हमारे फाइनल आंसर यानी कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अब इसे हम आगे बढ़ते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए. तो d of x अपॉन d इज इक्वल टू dx की वैल्यू थी हमारी -5 और d की वैल्यू थी हमारी -8. तो यहाँ पर माइनस
कट जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी दोनों तरफ माइनस साइन होते हैं तो वो कट जाते हैं। और 5 और 8, 5 से 8 को या 8 से 5 को डिवाइड नहीं होगा, या दोनों को भी कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर होगा 5/8। तो यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास में 5/8। इसी तरह अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। dy/d इज इक्वल टू dy की वैल्यू थी हमारे पास में -2 और d की वैल्यू -8। यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस माइनस साइन कट जाएगा, लेकिन 2 और 8, 2 से 8 को डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आएगा 1/4। तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी 1/4। तो लास्ट में सेंटेंस लिखिए और कंप्लीट कर दीजिए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y is equal to 5/8, 1/4। तो स्टूडेंट इस तरह हमने प्रैक्टिस से 1.3 सॉल्व कर दिया है। इसमें से सिर्फ मैंने थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है जो आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान में देनी है कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन में m और n ये वेरिएबल दिए हैं, तो लास्ट में आपको m और n की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x और y नहीं लिखना है। जो वेरिएबल हमें दिया जाता है उसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, तो वहां पर लिखते वक्त आपको dm और dn, उसके बाद में m और n लिखना है और उनकी ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। और बाकी बचे सॉल्व करने के बाद में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जो दूंगा वो भी आपको सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना मत भूलिए। और उसके बाद में भी आपको उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे जरूर पूछिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर तो बिल्कुल ही कीजिए।